नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अकाउंट्स हम दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एक मैनुअल अकाउंटिंग मेथड और दूसरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मेथड। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में हाथ से हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हम किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। यदि आप बिगनर हैं, अकाउंट्स को सीखने की शुरुआत करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें मैनुअल अकाउंटिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए। जब आपको हाथ से अकाउंट्स मेंटेन करना आ जाएगा, तो उसके बाद कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएंगे। आज की हमारी ये क्लास आपके अकाउंट से संबंधित सभी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग क्या होती है, डेबिट क्रेडिट्स क्या होते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण हम सभी जनरल एंट्रीज को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जनरल एंट्रीज से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों, टेली प्राइम कोर्स सीरीज का ये हमारा थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने टेली प्राइम में कंपनी क्रिएशन के बारे में सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने टेली प्राइम में लेजर्स किस तरह से क्रिएट करने हैं उसे स्टेप बाय स्टेप सीखा था। यदि आपने ये वीडियोस देखे हैं, जिनके लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो आपको पता होगा कि टैली में लेजर्स क्रिएट करने से पहले हमें जनरल एंट्रीज अच्छी तरह से आनी चाहिए, और उसी को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। दोस्तों, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग व्यापार की भाषा है। यदि आप व्यापार को समझना चाहते हैं, बिजनेस को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। और सरल शब्दों में आप ऐसा भी समझ सकते हैं, व्यापार का जो हिसाब किताब होता है उसे ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग संबंधित एक बहुत पुरानी कहावत है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। जी हाँ दोस्तों, हमारे व्यापार में कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम याद नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें हमें बुक्स में लिखना होता है। और जब भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हमारी बुक्स हमारी हेल्प करती हैं। तो ये आधारभूत एक सिद्धांत हो गया कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। अब अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ मेथड्स का यूज़ करना होता है। हमारे इस अकाउंटिंग सिस्टम में यूज़ होता है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम में ये बताया गया है, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज़ अ इक्वल और अपोजिट इफेक्ट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट अकाउंट्स। इट मीन्स जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें 2 अलग अलग खातों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने माल खरीदा, तो माल खरीदने पर आपके व्यापार में माल आया और उसके बदले में पैसा गया, तो एक चीज़ प्लस होती है और दूसरी चीज़ माइनस होती है। तो यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम में, दोहरा लेखा प्रणाली में 2 खातों पर बराबर प्रभाव पड़ता है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है लुकास पेसियोली का। लुकास पेसियोली डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग इन 1494। लुकास पेसियोली एक इटालियन मैथमेटिशियन थे और इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक द कंपेसेट स्क्रिप्चर्स में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को डिस्क्राइब किया था। पेसियोली ने बताया दैट यू शुड नॉट एंड अ वर्क डे अंटिल योर डेबिट्स इक्वल योर क्रेडिट्स, कि आपको अपना दिन तब तक समाप्त नहीं करना है जब तक डेबिट और क्रेडिट्स का टोटल सेम नहीं हो जाता। अब यहाँ पर हमने 2 टर्म्स यूज़ की हैं, डेबिट्स और क्रेडिट्स। तो दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो आइए हम उसे भी डिस्कस करते हैं। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो पेसियोली यूज द लैटिन वर्ड्स डेबेरे एंड क्रेडिरे टू डिस्क्राइब द 2 साइड्स ऑफ क्लोज्ड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। अभी आप जो डेबिट और क्रेडिट वर्ड देखते हैं, वास्तव में ये दोनों लैटिन वर्ड डिबेरे और क्रेडिरे से लिए गए हैं, और इन लैटिन वर्ड से ही इंग्लिश वर्ड डेबिट और क्रेडिट को यूज़ किया जाता है। हम शॉर्ट में डेबिट को DR से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट को CR से रिप्रेजेंट करते हैं। DR मीन्स डेबिट, CR मीन्स क्रेडिट। अब हिंदी में आप इसे समझना चाहें तो DR को आप ऐसा समझ सकते हैं, नामे लिखना। किसी भी व्यक्ति के नाम पर या किसी अकाउंट के नाम पर हम कोई राशि लिखते हैं, कोई अमाउंट लिखते हैं, तो उसे डेबिट करना कहते हैं। अब हमें कब लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी हम आगे रूल्स पढ़ेंगे। उसके आधार पर आपको ये पता चलेगा हमें कब डेबिट करना है और कब हमें क्रेडिट करना है। यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है, डेबिट मीन्स नामे लिखना और क्रेडिट मीन्स जमा करना। किसी भी अकाउंट में जब आप कोई राशि जमा करते हैं
उसे क्रेडिट करना कहा जाता है। कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर डेबिट की स्पेलिंग में तो आर आता ही नहीं है, फिर इसे डी आर क्यों लिखते हैं? तो इसका जो आंसर है वो अब आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों ही लैटिन वर्ड से इनहेरिट है। इसीलिए लैटिन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए उनका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया तो वहाँ पर डिबेरे को डेबिट और क्रेडेरे को क्रेडिट कहा गया, और उसी के आधार पर शॉर्ट फॉर्म डी आर और सी आर यूज़ की जाती है। यदि हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल अकाउंट्स सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सीखना होता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। जनरली अकाउंट्स में 3 तरह के खाते होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे उन ट्रांजेक्शन्स में जो अकाउंट हम यूज़ करेंगे उन अकाउंट्स को या तो आपको पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में रखना होगा या रियल अकाउंट की श्रेणी में रखना होगा, या उन्हें आप नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में रखेंगे। अब हम सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट किसे कहा जाता है? पर्सनल अकाउंट को हिंदी में व्यक्तिगत खाते कहते हैं। ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, बैंक या कंपनी से संबंधित होते हैं उन्हें हम पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में रखते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब भी किसी एंट्री में किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, बैंक या कंपनी का नाम आ जाता है तो जैसे ही नाम आए आप समझ जाइए कि वो अकाउंट आपको पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में रखना है, व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में रखना है। अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल पर्सन्स लाइक इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनी, बैंक एंड एसोसिएशंस आर फॉल इन पर्सनल अकाउंट कैटेगरी, जैसे संदीप अकाउंट, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, पीएनबी बैंक अकाउंट। जब भी किसी का नाम आ जाए तो आपको उसे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखना है। दूसरा यहाँ पर अकाउंट है रियल अकाउंट। नाम ही इसका रियल है, यानी वस्तुगत खाते। ऐसे सभी खाते जो वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो उन सभी को हम रियल अकाउंट या वस्तुगत खाते कहते हैं। दिस अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टीज, असेट्स दैट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी टच्ड। आगे चलकर आप इसकी और क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, टेंजिबल रियल अकाउंट, नॉन टेंजिबल रियल अकाउंट। अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हैं वो सभी वस्तुएं जिन्हें आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें आपको रियल अकाउंट की श्रेणी में रखना है। जैसे कैश अकाउंट, नोट, पैसा जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो इस कैटेगरी में आएगा। फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, सभी वस्तुओं से संबंधित खाते हमें रियल अकाउंट की श्रेणी में रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है थर्ड टाइप, नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम अवास्तविक खाते कहते हैं। नाम ही इनका नॉमिनल है। ये टेम्पररी अकाउंट होते हैं। इस कैटेगरी में व्यापार के समस्त खर्चे और हानियां व लाभ और आय से संबंधित खातों को रखा जाता है। दिस अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू इनकम और गेन्स एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस। इस कैटेगरी में परचेज अकाउंट, जितना भी हम माल खरीदेंगे माल से संबंधित अकाउंट, माल बेचेंगे तो सेल्स से संबंधित अकाउंट, और जितने भी खर्चे या आपकी कोई इनकम हो रही है उसको इस कैटेगरी में रखना है। जैसे वेजेस, मजदूरी, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट आदि। नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक प्रकृति के होते हैं, इन्हें टेम्पररी अकाउंट भी कहा जाता है। अब हमने ये तो सीख लिया कि अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। अब इन अकाउंट्स में हमें एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस को किस तरह से पोस्ट करना है, उसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण रूल हैं, इनको आपको अच्छी तरह से समझना होगा। इन्हीं के आधार पर आप छोटे से छोटे व्यापार या बड़े से बड़े व्यापार की अकाउंटिंग को मैनेज कर पाएंगे, सीख पाएंगे। इसलिए इन्हें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के 2 रूल आपको यहाँ पर समझने हैं। पहला रूल है, व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति के खाते को डीआर यानी डेबिट कीजिए, इंग्लिश में होगा डेबिट द रिसीवर। और दूसरा इसका रूल है, व्यापार में वस्तु देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट कीजिए, क्रेडिट द गिवर। तो बहुत आसान से रूल हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये दोनों रूल अप्लाई होंगे पर्सनल अकाउंट के साथ। अब किस तरह से अप्लाई होंगे, अभी हम इनके ट्रांजैक्शन देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि किस तरह से हमें ये रूल्स अप्लाई करने हैं। दूसरी कैटेगरी थी हमारी पर्सनल के बाद रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में भी 2 रूल हैं, व्यापार में आने वाली समस्त वस्तुओं के खातों को डीआर डेबिट कीजिए, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और व्यापार से जाने वाली समस्त वस्तु के खातों को क्रेडिट कीजिए, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। इंग्लिश में आप समझेंगे तो और आसान है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तीसरा हमारा अकाउंट था नॉमिनल अकाउंट। उसके भी 2 रूल हैं, व्यापार के समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट कीजिए
और व्यापार के समस्त लाभ और आय से संबंधित खातों को क्रेडिट कीजिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो दोस्तों ये जो 6 रूल्स हैं इन्हें आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है और जब भी आप ट्रांजैक्शन करें तो इनको एक सेपरेट कागज़ पर अलग से लिख लीजिएगा और इन रूल्स को सामने रखते हुए फिर आपको ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना है। ये जो रूल्स अभी आपने देखे हैं ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसी आधार पर हम एंट्रीज को पास करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इसके अलावा एक और ट्रिक है, उसके माध्यम से भी आप ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर पाएंगे। जैसे असेट्स जब भी हमारे बिजनेस में इंक्रीज होंगी तो वो ऑलवेज डेबिट होंगी और यदि असेट्स डिक्रीज हो रही हैं तो वो ऑलवेज क्रेडिट होंगी। असेट मीन्स आपकी बिजनेस की जितनी भी संपत्तियां हैं उन्हें असेट्स कहा जाता है। इस तरह से बिजनेस की जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं, मीन्स जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, उत्तरदायित्व हैं, वो जब भी बढ़ेंगे तो वो ऑलवेज क्रेडिट होंगे। इसी तरह से आपके व्यापार की जो इनकम होगी, रेवेन्यू होगा, यदि वो रेवेन्यू बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करना होगा और यदि रेवेन्यू में कमी होती है तो हम उसे डेबिट करेंगे। इस तरह से जो खर्चे हैं व्यापार के एक्सपेंसेस, यदि वो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उन्हें हमें डेबिट करना होता है और एक्सपेंसेस घटते हैं तो हमें उन्हें क्रेडिट करना होता है। इसी तरह से कैपिटल, पूंजी, यदि आपके व्यापार में कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करना होगा और कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करना होगा। लेकिन इस लिस्ट से काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, कब हमें डेबिट करना है, कब हमें क्रेडिट करना है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ करें। अदरवाइज आप एक ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं जिसे डेड क्लिक कहा जाता है। दोस्तों ये एक ट्रिक है। द न्यूमेरिक डेड क्लिक is used to help remember the effect of debit or credit transactions on the relevant accounts. सबसे पहले आप इसे 2 भागों में बांट लीजिए। फर्स्ट डेड, डेबिट टू इंक्रीज एक्सपेंसेस, असेट्स एंड ड्राइंग अकाउंट, और आप इसे नोट भी कर लीजिए। सिंपल सा DEAD, स्टार्टिंग का जो D है वो डेबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जब भी आपके व्यापार में एक्सपेंसेस यानी खर्चे, असेट्स संपत्तियां या ड्राइंग, अभी क्या होता है अभी हम थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं, निजी प्रयोग बढ़ता है तो वो ऑलवेज डेबिट होता है। तो डेट मीन्स डेबिट टू इंक्रीज एक्सपेंसेस, असेट एंड ड्राइंग। दूसरा इसका भाग है क्लिक, CLIC, क्रेडिट टू इंक्रीज लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। स्टार्टिंग का जो C है वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी आपके व्यापार में लायबिलिटी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है या कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तब आपको इन्हें क्रेडिट करना होगा। तो काफ़ी आसान है, जब आप इन्हें टुकड़ों में बांट लेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। जब आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको पहचानना होगा कि इस ट्रांजैक्शन में एक्सपेंसेस, असेट और ड्राइंग इंक्रीज हो रहा है या लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, और उसी के आधार पर आपको डेबिट या क्रेडिट करना होगा। अब अकाउंट्स को मेंटेन करने से पहले हमें ये समझना होगा बिजनेस के अलग अलग टाइप होते हैं। एक बिजनेस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाता है, दूसरा बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है और तीसरा कंपनी बनाकर हम बिजनेस कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एकल स्वामित्व वाला बिजनेस होता है जिसमें अकेला आदमी काम करता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है मिस्टर राम, उन्होंने अपना बिजनेस राम स्टोर, मेसर्स राम एंड सन्स, ABC लिमिटेड किसी भी नाम से स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। रूल ऑफ एंटिटी यहाँ पर अप्लाई होता है। आपको बिजनेसमैन और बिजनेस को हमेशा अलग रखना है, दोनों को अलग अलग समझना है और उसी के आधार पर ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना है। इसीलिए हमारे सारे जो रूल्स थे उनमें आपने देखा होगा हमने हमेशा ये लिखा है, व्यापार में आने वाली वस्तु को DR कीजिए, व्यापार से जाने वाली वस्तु को DR कीजिए, व्यापार में वस्तु पाने वाले को DR कीजिए, व्यापार में वस्तु देने वाले को CR कीजिए। इट मीन्स व्यापार में क्या आ रहा है और व्यापार से क्या जा रहा है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। बिजनेसमैन के पास क्या आ रहा है, बिजनेसमैन के पास से क्या जा रहा है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस जब स्टार्ट करेगा तो उसे कैपिटल यानी पूंजी की आवश्यकता होगी। व्यापारी जो भी अपना पैसा लगाता है उसे हम पूंजी या कैपिटल कहते हैं, और ये पैसा वो अलग अलग जगह से व्यापार में लगा सकता है। जैसे खुद का पैसा भी हो सकता है, बैंक से लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, फ्रेंड और रिलेटिव से पैसा ला सकता है, या जो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम चलती हैं उनसे भी पैसा बिजनेस में लाकर बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। अब इन सब के लिए ट्रांजैक्शन किस तरह से होंगे वो भी हम देखने वाले हैं। यदि कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो मैंने बताया आपको वो पैसा पूंजी या कैपिटल कहलाता है। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो मान लीजिए अगर बिजनेसमैन बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस चूंकि अलग एंटिटी है इसलिए बिजनेस के लिए ये 5 लाख रुपए
लायबिलिटी होगी और हमें उसी को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है। आइए सबसे पहले ट्रांजैक्शन को देखते हैं जो कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को लेकर है। आपने कई दुकानों पर देखा होगा, दुकान का नाम लिखा होता है और नीचे लिखा होता है प्रो का मतलब वहाँ पर प्रोफेसर नहीं है, प्रो का मतलब वहाँ पर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को लेकर है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बिजनेसमैन को बिजनेस में पैसा लगाकर बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। मान लीजिए राम ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब ये एक ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री हमें बनानी होती है और उसे बुक्स में लिखना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, राम ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो आपको ये समझना है कि व्यापार में क्या आया। तो व्यापार में 50,000 रुपये आए और वो 50,000 रुपये किसने दिए हैं? राम ने। राम कौन है? व्यापार का मालिक। जब हम इसकी एंट्री को लिखेंगे तो एंट्री कुछ इस तरह से होगी, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल 50,000। दोस्तों टैली को सीखने से पहले, टैली में काम करने से पहले आपको एंट्रीज आनी चाहिए। तो उन्हीं एंट्रीज को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से आप एंट्रीज को बनाएंगे। तो जो फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, अब यहाँ पर कैश को हमने डेबिट किया है। तो अभी आप रूल्स देखिएगा, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में कैश अकाउंट जो है वो आपका रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट इसलिए क्योंकि कैश, नोट, रुपए इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए ये रियल अकाउंट का पार्ट है। और रियल अकाउंट में रूल था डेबिट व्हाट्स कम्स इन, व्यापार में आने वाली वस्तु के खाते को डीआर कीजिए। अब व्यापार में 50,000 रुपये आए हैं इसलिए हमने कैश अकाउंट को डीआर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सीआर जो हुआ है वो हुआ है कैपिटल। अब कैपिटल को हमने सीआर क्यों किया, किस रूल के अकॉर्डिंग किया? ये जो रुपए हैं 50,000 रुपये वो व्यापार में किसने दिए हैं? राम ने। और राम क्या है? किसी पर्सन का नाम। जैसे ही नाम आता है तो आप पर्सनल अकाउंट के रूल को अप्लाई कीजिए, व्यक्तिगत खातों के नियम को देखिए। उनमें ये लिखा हुआ है कि व्यापार में वस्तु पाने वाले को डीआर कीजिए और व्यापार में वस्तु देने वाले को सीआर कीजिए। तो राम ने यहाँ पर पैसा दिया है और देने वाले को हमें रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करना था। तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था टू राम, लेकिन इसकी जगह पर हमने क्या लिखा है? टू कैपिटल। चूंकि राम व्यापार का मालिक है और जो मालिक होता है उसके अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए राम का नाम ना लिखते हुए यहाँ पर कैपिटल लिखा गया है। जिस अकाउंट को हमने डीआर किया है उसके आगे तो डीआर लिखा है, लेकिन जो अकाउंट हमने क्रेडिट किया है, सीआर किया है, उसके आगे सीआर नहीं लिखा है और उसके शुरुआत में हमने टू लिख दिया है। यहाँ टू सीआर को रिप्रेजेंट करता है। आपको एंट्री करते वक्त अलग से सीआर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट करें, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के सारे रूल्स को अपने सामने रखें और उन्हें अप्लाई करते हुए फिर आपको एंट्री पोस्ट करनी है। आपने यहाँ पर देखा कि हमने डेबिट में जितना अमाउंट लिखा उतना ही अमाउंट वापस क्रेडिट में भी लिखा। इसी को दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। दूसरा, कई लोग कैश अकाउंट डीआर टू राम लिख देते हैं। तो व्यापार का जो मालिक है उसका नाम हमें कभी भी बुक्स में नहीं लिखना होता, उसकी जगह पर हम कैपिटल अकाउंट का यूज़ करते हैं। और मान लीजिए दूसरे ट्रांजैक्शन में राम ने 1 लाख रुपये नगद व 50,000 रुपये बैंक से लोन लेकर व्यापार प्रारंभ किया। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड टुक अ बैंक लोन ₹50,000। तो दोस्तों इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये देखना है कि व्यापार में पैसा कितना आ रहा है। सबसे पहले फोकस आपको नगद नारायण पर करना है, कैश पर करना है। इस ट्रांजैक्शन में हमारे बिजनेस में कैश कितना आ रहा है? तो 1 लाख रुपीज़ राम ने लगाए हैं जो कि बिजनेस का ओनर है और 50,000 रुपये बैंक से उसने लोन लेकर बिजनेस में लगाया है। तो बिजनेस में टोटल जो कैश आ रहा है वो हुआ 1,50,000। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे तो रूल्स को अप्लाई करते हुए करेंगे। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो रियल अकाउंट का पहला रूल है, व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट कीजिए और कैश यहाँ पर रियल का पार्ट है, इसलिए इसे हम डेबिट करते हुए इसके आगे 1.5 लाख रुपए लिख देंगे। लेकिन ये 1.5 लाख रुपए व्यापार में किस तरह से आए हैं, उनका क्या ब्रेकअप है, ये हमें यहाँ पर सोचना है। तो आप देखेंगे कि इन 1.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए राम ने लगाए हैं और राम व्यापार का मालिक है। मालिक जो पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। और रूल है कि व्यापार में वस्तु देने वाले को सीआर कीजिए। तो टू राम हम लिख नहीं सकते, उसकी जगह पर हमें टू कैपिटल लिखना होगा। और इसी तरह से बैंक ने भी हमें लोन दिया है, क्रेडिट द गिवर, व्यापार में वस्तु देने वाले को सीआर कीजिए। व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट के रूल्स यहाँ पर आपको अप्लाई करने हैं और उन्हीं के आधार पर हमने बैंक लोन को भी यहाँ पर क्रेडिट में लिख दिया है। और दोनों में राम का पैसा 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा हुआ है और बैंक से हमने 50,000 रुपये लाकर बिजनेस में लगाए हैं।
तो इस एंट्री में हमें दो चीज़ें नई देखने को मिली हैं। एक तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए, और दूसरा जो भी बिजनेस में लायबिलिटीज़ होती हैं वो ऑलवेज क्रेडिट होती हैं। कैपिटल भी व्यापार की लायबिलिटी है और बैंक लोन भी व्यापार की लायबिलिटी है, व्यापार को उसे रीपे करना है। तो जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं वो जब भी व्यापार में इंक्रीज होती हैं तो ऑलवेज उन्हें CR किया जाता है, और एंट्री को हमेशा थोड़ा सा तिरछा या टेढ़ा लिखा जाता है। इसी तरह से यदि आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखेंगे तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में राम ने 1 लाख रुपये नगद, 5,000 रुपये का फर्नीचर और दीपक से 10,000 रुपये का लोन लेकर व्यापार प्रारंभ किया। तो एक बार आप वीडियो पॉज कीजिएगा, सोचिएगा किस तरह से इस एंट्री को हमें बनाना है। अभी हम फिर से इस एंट्री में देखेंगे कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ आ रही है। तो सबसे पहले हमें पैसा देखना है। 1 लाख रुपये नगद राम ने यहाँ लगाया है और 10,000 रुपये उसने अपने दोस्त दीपक से उधार लिए हैं। तो कुल मिलाकर बिजनेस में कैश आया है 1,10,000 रुपीज़, और फर्नीचर भी आया है 5,000 रुपये का। अभी हमारा रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। बिजनेस में जो भी आता है उसे हमें डेबिट करना होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 1,10,000 रुपये का कैश और फर्नीचर 5,000 का। अब ये 1,10,000 और 5,000 हमने डेबिट में लिख दिए हैं रूल के अकॉर्डिंग। पर अब आपको ये सोचना है कि इस पूरे बिजनेस में राम का पैसा कितना लगा हुआ है। तो राम ने 1 लाख रुपये तो कैश लगाए हैं, और ये जो 5,000 रुपये हैं ये भी राम का ही फर्नीचर था, ये किसी और का नहीं था, इसलिए वो भी व्यापार में पूंजी की तरह काउंट होता है। तो कुल मिलाकर राम का जो पैसा लगा हुआ है बिजनेस में वो लगा हुआ है 1,05,000 रुपये, और बाकी सारा वो कहाँ से लेकर आया? दीपक से लेकर आया। दीपक यहाँ पर देने वाला है, जो भी देने वाला होता है उसे हमें क्रेडिट करना होता है रूल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये एंट्री यहाँ पर तैयार होती है, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू दीपक लोन। दोस्तों आप रूल्स के अकॉर्डिंग यदि इन एंट्रीज को करेंगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। कई बार कन्फ्यूज़न होगा, गलतियाँ होंगी, यदि आप गलती करेंगे तो ही सीखेंगे। स्टार्टिंग में आप इस तरह से नहीं सोचिएगा कि मुझे तो ये सारा गड़बड़ लग रहा है, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और धीरे धीरे ही आपको एंट्रीज समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में यहाँ पर राम ने 10,000 रुपये नगद और 1 लाख रुपये बैंक में जमा करवाकर व्यापार प्रारंभ किया। मान लीजिए हमारे बिजनेस का एक बैंक अकाउंट है, और बिजनेस को स्टार्ट करते समय ही डायरेक्टली राम ने 1 लाख रुपये बैंक में जमा करा दिए हैं और 10,000 रुपये कैश बिजनेस में लेकर आया है। इस ट्रांजेक्शन को फिर से आप देखेंगे तो बिजनेस में क्या आया है उसे आपको देखना है। बिजनेस में आए हैं 10,000 रुपये, और ये जो 1 लाख रुपये है ये बैंक में जमा हुए हैं, बिजनेस में नहीं आए हैं। पर ये बैंक अकाउंट भी हमारे बिजनेस का ही अकाउंट है, इसलिए जब हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे तो एंट्री कुछ इस तरह से होगी। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़। अब ये कैश अकाउंट डेबिट किया है, वो क्यों किया है? क्योंकि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट कीजिए। तो बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों किया? दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट का पार्ट मानते हैं। हमने पहले डिस्कस किया है, पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या बैंक का नाम आ जाता है तो उसे हम पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए बैंक यहाँ पर वस्तु को पाने वाला है, और हमने रूल पढ़ा था डेबिट द रिसीवर। जो भी वस्तु को पाता है हमारे बिजनेस में उसे हमें डेबिट करना होता है। आपने बैंक में रुपए जमा कराए तो बैंक रिसीवर हो गया, और रिसीवर होने की वजह से यहाँ पर हमें उसे डेबिट करना है। टोटल डेबिट में अमाउंट आ रहा है 1,10,000 रुपये, जो कि व्यापारी के लिए पूंजी है, और कैपिटल ऑलवेज हमें क्रेडिट करना होता है। तो टोटल अमाउंट 1,10,000 से कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन गई है कैश अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल। यदि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। अगला ट्रांजेक्शन आप देखेंगे तो ट्रांजेक्शन बना हुआ है कि राम से 1 लाख रुपए का चेक प्राप्त हुआ, जिसे पूंजी के रूप में बैंक में जमा करवाकर व्यापार प्रारंभ किया। अब मैंने बताया आपको बिजनेस अलग है और बिजनेस मेन अलग है। बिजनेस को राम से 1 लाख रुपए प्राप्त हुए, पर नगद प्राप्त नहीं हुए, चेक से प्राप्त हुए, और चेक कहाँ जमा होता है? बैंक में। तो यहाँ पर एंट्री करते समय आपको एंट्री में बैंक को डेबिट करना होगा। क्यों किया बैंक को डेबिट? क्योंकि बैंक यहाँ पर रिसीवर है, चेक को रिसीव करने वाला है। यहाँ पर हम चेक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा। और रियल लाइफ में जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट होगा, PNB बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, तो साथ में हम नाम भी बैंक का मेंशन कर देंगे और उसके बाद उसे डेबिट कर देंगे। तो डेबिट द रिसीवर, उस नियम के आधार पर हमने बैंक को डेबिट कर दिया है, और कैपिटल हमारी
बिजनेस की लायबिलिटी है जो कि राम के अकाउंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हमें क्रेडिट करना होगा। तो दोस्तों ये सारा हमने देखा कि किस तरह से एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की स्टार्टिंग हो सकती है, शुरुआत हो सकती है, और उसकी जनरल एंट्रीज हम किस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा बिजनेस होता है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस जिसमें एक से अधिक पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण ने साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया और प्रत्येक ने 1 लाख रुपए व्यापार में निवेश किए। तो यहाँ पर व्यापार में क्या आ रहा है, तो 1 लाख रुपए राम और 1 लाख रुपए लक्ष्मण, यानी कुल मिलाकर व्यापार में 2 लाख रुपए कैश आ रहा है। तो यहाँ हमें मेंशन करना होगा कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस। रूल फिर से अप्लाई करना है आपको, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो व्यापार में आने वाली वस्तु होती है उसे हमें डेबिट करना होता है, इसलिए यहाँ कैश डेबिट होगा। और जो देने वाले हैं वो राम और लक्ष्मण हैं, तो यहाँ हम नाम मेंशन कर रहे हैं, टू राम्स कैपिटल टू लक्ष्मण्स कैपिटल। लेकिन अभी तो मैंने बताया कि बिजनेसमैन का नाम हम कभी नहीं लिखते, पर दोस्तों यहाँ पर जो पार्टनरशिप बिजनेस होती है उसमें हम यदि केवल ये लिख देते टू कैपिटल, तो बाद में ये पता नहीं चलता कि किस पार्टनर ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया है। इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस में हमें अलग से नाम मेंशन करना पड़ता है कि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है। तो इस तरह से हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्रीज हमने सीख ली हैं। अब बात आती है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का मतलब हिंदी में होता है आहरण। ड्राइंग्स का सीधा सा मीनिंग है पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज। बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करता है उस बिजनेस में वो कैश भी विड्रॉ कर सकता है या वो गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है। मान लीजिए बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कैश ₹5,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, निजी प्रयोग के लिए व्यापार के स्वामी ने अपने व्यापार में से 5,000 रुपये निकाले। तो इस ट्रांजेक्शन में फिर से आपको समझना है कि व्यापार अलग है और व्यापारी अलग है। वो सारा कुछ व्यापार जो है वो व्यापारी का ही है, लेकिन हमें हिसाब किताब रखना है व्यापार का। और जब भी व्यापारी पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स या कैश विड्रॉ करता है तो उसे आपको रिकॉर्ड करना होता है, उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अब किस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि ड्राइंग जो है वो एक तरह का बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है। रूल नंबर 5 में लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट में कि व्यापार के समस्त खर्चे और हानि हमेशा डेबिट होते हैं। तो ये भी व्यापार का एक तरह से खर्चा है, इसलिए इसे हमें डेबिट करना होगा। और हमारे व्यापार से क्या जा रहा है, पैसा विड्रॉ हुआ है, पैसा जा रहा है, और उसी के आधार पर हमें रूल लगाना है। रियल अकाउंट का रूल यहाँ पर अप्लाई करना है, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। व्यापार से जाने वाली वस्तु को हमें सीआर करना है। कैश यहाँ पर बिजनेस से विड्रॉ हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए कैश को हमें यहाँ सीआर करना होगा। अब यदि बिजनेसमैन व्यापार में से कैश की जगह गुड्स विड्रॉ कर लेता तो उस कंडीशन में ट्रांजेक्शन किस तरह से होता, तो गुड्स वर्थ ₹5,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, निजी प्रयोग हेतु व्यापार में से 5,000 रुपये की कीमत का माल निकाला। मान लीजिए आपके कपड़े की दुकान है और 2 जींस आपने अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार में से निकाल ली है, तो उस कंडीशन में पैसा नहीं गया है, माल आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, व्यापार में से निकाल लिया है। तो फिर से ड्राइंग अकाउंट को हमें डेबिट करना है, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं। लेकिन क्रेडिट हमें करना है परचेज अकाउंट को। क्यों करेंगे, क्योंकि व्यापार में से क्या गया है, माल गया है, और माल के लिए हम यूज करते हैं परचेज। तो पैसा गया था तो हमने क्रेडिट कर दिया था कैश, और अब जब माल व्यापार में से बाहर जा रहा है तो हमें परचेज को क्रेडिट करना होगा। यदि व्यापारी दोनों चीजें एक साथ करता है, निजी प्रयोग हेतु व्यापार में से 5,000 रुपये का माल और 2,000 रुपये नगद निकाल लिए, दोनों चीजें एक साथ कर रहा है, माल भी विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए और कैश भी विड्रॉ कर रहा है, तो उस कंडीशन में टोटल ड्राइंग का जो अमाउंट होगा वो 7,000 होगा। 5 और 2 7,000 डेबिट करना होगा, एक्सपेंसेस है। और अब ये 7,000 रुपये का ब्रेकअप कि 7,000 रुपये में से उसने कैश कितना विड्रॉ किया है और माल कितना विड्रॉ किया है, दोनों ही आपको क्रेडिट करने होंगे रूल के अकॉर्डिंग। अब कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर लेता है, तो उस कंडीशन में भी आपको जो एंट्री पोस्ट करनी है वो कुछ इस तरह से होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5,000, और यहाँ पर कैश न लेते हुए हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट को। तो बैंक अकाउंट को हमें यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि रूल है क्रेडिट द गिवर, जो वस्तु देता है व्यापार में, देने वाले को हमें सीआर करना होगा। पर्सनल अकाउंट के सेकंड रूल को आप देखिएगा जिसमें लिखा हुआ है क्रेडिट द गिवर, उसी नियम के अनुसार हम बैंक अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करने वाले हैं। अब दोस्तों हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होने के बाद अब हमें माल खरीदना है। तो माल खरीदने से संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं उन्हें हम परचेज ट्रांजेक्शन्स कहते हैं।
जैसे एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन है, 10,000 रुपये का माल खरीदा, गुड्स परचेज ₹10,000। अब इस एंट्री में आप देखिएगा हमारे बिजनेस में क्या आया, 10,000 रुपये का माल आया, और क्या गया तो 10,000 रुपये गए। तो दो अकाउंट यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, एक गुड्स का अकाउंट और दूसरा कैश का अकाउंट। अब रूल के अकॉर्डिंग हम जो एंट्री पास करेंगे तो एंट्री में हमें परचेज अकाउंट को डेबिट करना होगा। क्यों किया हमने परचेज अकाउंट को डेबिट? क्योंकि गुड्स खरीदते समय एक तरह का हमको एक्सपेंसेस करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, और सभी जो खर्चे हैं वो हमें डेबिट करने होंगे। परचेज पर हम यहाँ पर रूल अप्लाई कर रहे हैं, रूल नंबर 5 नॉमिनल अकाउंट का पहला रूल, व्यापार के समस्त खर्चे और हानि हमें डेबिट करनी होंगी। तो परचेज करते समय भी एक तरह से हमारा खर्चा हो रहा है और इसे एक्सपेंसेस समझते हुए हमें इसे डेबिट करना होगा। इस तरह से माल खरीदते समय हमें पैसा देना है और व्यापार में से जाने वाली वस्तु को हमें सीआर करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ हमें एक चीज़ और समझनी है कि इंग्लिश में माल को हम गुड्स कहते हैं, लेकिन यहाँ कॉमर्स में हमें गुड्स अकाउंट का यूज़ ना करते हुए परचेज टर्म का यूज़ करना है। और गुड्स किसे कहते हैं ये भी आप समझ लीजिएगा, जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं और जिसे हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने आती है जिसमें सोहन से हम 20,000 रुपये का माल खरीदते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ₹20,000। अब फिर से हमें ये सोचना है कि हमारे बिजनेस में क्या आया है, 20,000 रुपये का माल आया है और बदले में क्या गया है, आपके दिमाग में आया होगा पैसा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे ही किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का, किसी कंपनी का नाम आ जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को हमको उधार का ट्रांजैक्शन समझना है। इसलिए जब हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे तो परचेज अकाउंट को तो डेबिट करेंगे क्योंकि खर्चों को हमें डेबिट करना है, लेकिन उधार की एंट्री है इसलिए कैश हमने यहाँ पर दिया नहीं है, तो कैश को क्रेडिट नहीं करते हुए हमें सोहन के अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। अब सोहन के अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि सोहन एक पर्सन का नाम है और इसलिए हमें पर्सनल अकाउंट के रूल यहाँ पर अप्लाई करने हैं। और रूल में ये लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सोहन ने यहाँ हमें माल दिया है, वो देने वाला है, गिवर है, और गिवर होने की वजह से हमें यहाँ पर सोहन के अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। अब हम सोहन से 20,000 का गुड्स परचेज कर ले आए और लाने के बाद हमने उसे 10,000 का माल फिर से लौटा दिया। गुड्स रिटर्न टू सोहन ₹10,000। इस कंडीशन में हमने सोहन से उधार माल खरीदा है और हम उसे फिर से 10,000 का माल लौटाने वाले हैं। तो सोहन यहाँ पर रिसीवर हो गया है। रिसीव करने वाले को हमें डेबिट करना पड़ता है रूल के अकॉर्डिंग, और हमारे पास से क्या गया है, माल गया है। और हमने रूल्स में पढ़ा है क्रेडिट वॉज गोज आउट, जो जाता है उसे हमें सीआर करना होता है, इसलिए हमने परचेज के साथ रिटर्न जोड़ते हुए यहाँ पर परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में सोहन को हम 10,000 रुपीज़ पे करने वाले हैं, कैश ₹10,000 पेड टू सोहन। अब सोहन यहाँ पर फिर से रिसीवर है तो एंट्री हमारी बनेगी सोहन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू कैश। आप रूल्स अप्लाई कीजिएगा, डेबिट द रिसीवर, सोहन रिसीवर है इसलिए उसे डेबिट करेंगे, और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो रूल अप्लाई होगा क्रेडिट वॉज गोज आउट, और उस आधार पर हमें कैश को यहाँ पर क्रेडिट करना होगा। माल खरीदने के बाद हम अपने बिजनेस में माल को बेचेंगे, और बेचने के लिए जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उन्हें हम सेल्स ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। जैसे एंट्री है 10,000 रुपये का माल बेचा, गुड्स सोल्ड ₹10,000। अब हम माल बेचेंगे तो यकीनन हमारे पास पैसा आने वाला है, तो यहाँ पर फिर से रूल अप्लाई कीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, उस आधार पर हमने कैश को डेबिट किया है और सेल्स को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है क्योंकि ये हमारी एक तरह से इनकम है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है बिजनेस में। और उस आधार पर नॉमिनल का जो सेकंड रूल है, रूल नंबर 6, जिसमें ये लिखा हुआ है कि व्यापार के समस्त लाभ और आय को हमें सीआर करना होता है, क्रेडिट करना होता है, उस आधार पर सेल्स ऑलवेज सीआर होती है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है रवि को 10,000 का माल बेचा। माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब आपके दिमाग में आया होगा पैसा आएगा, पर दोस्तों यहाँ पर आपको रूल का ध्यान रखना है। जिस एंट्री में किसी पर्सन का, किसी कंपनी का नाम आ जाता है तो वो एंट्री उधार की मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर हमें पैसा नहीं मिलेगा। रवि को हमने उधार माल बेचा है, तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होगी, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रवि यहाँ पर रिसीवर है और रूल यहाँ पर अप्लाई होता है डेबिट द रिसीवर, और सेल्स जैसा कि मैंने बताया इनकम है इसलिए इसे हमें क्रेडिट करना होगा। अब रवि को हमने 10,000 का माल तो बेच दिया, लेकिन रवि ने फिर से हमें 5,000 का माल लौटा दिया। अब इसके आधार पर जो एंट्री बनेगी उसमें हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना होगा। जब
बिका हुआ माल वापस लौट कर आता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेल्स रिटर्न, और जब हम खरीदा हुआ माल वापस लौटाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं परचेज रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट किया है क्योंकि एक तरह से हमें यहाँ पर नुकसान हो गया है। नुकसान किस तरह से? सेल्स को हम इनकम मान रहे थे और इनकम मानते हुए सेल्स को हमने किया था क्रेडिट, लेकिन जब बिका हुआ माल हमारे पास वापस लौट कर आ जाता है तो हमारे लिए वो नुकसान होता है। और नॉमिनल का फर्स्ट रूल हमें ये बताता है कि व्यापार की समस्त खर्चे और हानि हमें डेबिट करनी होती है। तो ये हानि हो गई एक तरह से, और इस हानि को समझते हुए हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना है। और रवि को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है। रवि क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि रवि यहाँ पर गिवर है, व्यापार में वस्तु देने वाले को हमें क्रेडिट करना होता है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें रवि से 5,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। कैश ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम रवि। तो हमारे पास पैसा आ रहा है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 5,000, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और देने वाला रवि है तो रूल है क्रेडिट द गिवर, देने वाले को CR कीजिए, तो रवि को हमें यहाँ पर क्रेडिट करना होगा। अब हमने अपने बिजनेस में माल खरीद लिया है, माल बेच दिया है, और उसके बाद हम कुछ बैंक के ट्रांजेक्शन देखते हैं। यदि हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं या बैंक में रुपए जमा कराते हैं तो उसका ट्रांजेक्शन किस तरह से होगा? बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए, कैश डिपॉजिट इन बैंक ₹5,000। तो बैंक यहाँ पर रिसीवर है, इसलिए हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा, और हमारे बिजनेस में से कैश गया है इसलिए हमें कैश को क्रेडिट करना होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट, यदि आप बैंक से रुपए निकालते हैं तो उस कंडीशन में किस तरह से एंट्री होगी? बैंक से 2,000 रुपये निकाले तो हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, आने वाली चीज़ को हमें डेबिट करना है, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, और यहाँ पर रुपए देने वाला बैंक है और रूल है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसे CR कीजिए, इसलिए बैंक को हमें यहाँ पर क्रेडिट करना होगा। बैंक ट्रांजेक्शन के बाद कुछ एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। खर्चों से संबंधित ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज किस तरह से होती हैं? जैसे मान लीजिए दुकान का किराया चुकाया 1,000 रुपये, शॉप रेंट पेड ₹1,000। अब यहाँ पर ये जो रेंट है वो एक तरह का व्यापार का एक्सपेंसेस है, और जितने भी एक्सपेंसेस हमें करने होते हैं बिजनेस में वो हमेशा डेबिट होते हैं। तो ये रेंट पेड अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है इसलिए कैश को हमें यहाँ पर क्रेडिट करना होगा। इसी तरह से लाइट बिल पेड बाय चेक ₹1,000, हमने लाइट का बिल पेमेंट किया है लेकिन चेक से पेमेंट कर दिया है, तो लाइट बिल हमारा एक्सपेंसेस है इसलिए एक्सपेंसेस हमें डेबिट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर कैश हमने पेमेंट नहीं किया है इसलिए हमें बैंक को क्रेडिट करना होगा। बैंक इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि रूल है क्रेडिट द गिवर, चेक जब हम किसी को देते हैं तो उस चेक का पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में से होता है, इसलिए यहाँ पर हमें क्रेडिट साइड पर टू चेक नहीं लिखना है, टू बैंक लिखना है। तो बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस की एंट्रीज हम इसी तरह से करेंगे। एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करेंगे और क्रेडिट में या तो बैंक आएगा या फिर कैश आएगा। अब बिजनेस में कुछ असेट्स भी हम परचेस करेंगे। मान लीजिए आपने ऑफिस में एक कंप्यूटर खरीदा, परचेस कंप्यूटर ₹20,000। अब दोस्तों कई स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर वो लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ हमें परचेज अकाउंट का यूज़ नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया आपको, परचेज हमेशा गुड्स के लिए, माल के लिए यूज़ करना है। माल के अलावा कोई वस्तु आपने खरीदी है और उसे आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, तो जो भी आपने वस्तु खरीदी है उस वस्तु का नाम लिखते हुए आपको उसे डेबिट करना होगा। जैसे हम यहाँ कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो ये हमारी एक असेट है, स्थायी संपत्ति है। उस आधार पर डेबिट व्हाट्स कम्स इन, व्यापार में आने वाली वस्तु को हमें डेबिट करना होगा। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और बिजनेस में से कैश यहाँ पर जा रहा है इसलिए कैश को हमें क्रेडिट करना होगा। लेकिन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर ₹5,000। राज फर्नीचर से 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर। और क्या जा रहा है? 5,000 रुपये नहीं, ये एंट्री उधार की एंट्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी किसी कंपनी का नाम, किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो वो एंट्री उधार की मानी जाती है। तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, बिजनेस में फर्नीचर आया इसलिए फर्नीचर अकाउंट को हम यहाँ डेबिट करेंगे, लेकिन कैश यहाँ पर नहीं गया है तो उस पार्टी का नाम जिससे हमने उधार फर्नीचर खरीदा है उसे हमें क्रेडिट करना होगा, क्योंकि रूल यहाँ पर पर्सनल का आपको अप्लाई करना है। क्रेडिट द गिवर। राज फर्नीचर एक शॉप का नाम है, दुकान का नाम है, और वो यहाँ पर देने वाला है, तो देने वाले व्यक्ति को हमें क्रेडिट करना होता है। दोस्तों अभी तक आज की क्लास में हमने सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट के बारे में जाना, उसके बाद हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को समझा, और उसके बाद कैपिटल और ड्राइंग से संबंधित जनरल एंट्रीज हमने सीखी। इसी तरह से परचेज सेल्स, फिक्स असेट और एक्सपेंसेस से संबंधित सारी एंट्रीज को स्टेप बाय स्टेप हमने आज की क्लास में सीखा है।
लेकिन दोस्तों एंट्रीज यहीं समाप्त नहीं होती हैं, अभी एक लंबा सफ़र आपको तय करना है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले इन एंट्रीज़ की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इनके कॉन्सेप्ट को समझिए, हर एंट्री में रूल अप्लाई करने का प्रयास कीजिए और यकीन मानिए उसके बाद आप किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग को मैनेज कर पाएंगे और टेली सॉफ्टवेयर में काम करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और एंट्रीज़ को पढ़ेंगे। मुख्य रूप से हम डिस्काउंट से संबंधित एंट्रीज़ को जानेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, उनकी जनरल एंट्रीज हमें किस तरह से पास करनी होती हैं। इसी तरह से अकाउंट्स में कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं, उनको भी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली जीएसटी कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली जीएसटी कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं।